सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रतिशत की अगली क्लास लेके आए हैं और इनमें कुछ क्वेश्चनों को सुधारा गया है, यानी लेवल को एडवांस किया गया है, लेवल को थोड़ा बढ़ाया गया है। तो देखिए, तो हम देखते हैं फर्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट सवाल में दिया हुआ है यदि x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30% या 30% है, तो x का कितना प्रतिशत वाई होगा, कितना प्रतिशत वाई होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिए, यानी हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है x माइनस में वाई का क्या बोला था मैंने कि का आ जाए, वहां पर मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे और 50% ठीक है, 50% ये दिया हुआ है और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है कि x प्लस में y और का मतलब गुणा और 30% ये दिया हुआ है। उसके बाद में पूछ रखा है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत है वो क्या है, y है, कितना प्रतिशत y है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का निशान लगाया ये नहीं है, ये हमें मतलब परसेंटेज बताना इसलिए लगाया है, या फिर इसके स्थान पर ये यहाँ पर क्या आएगा ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी हुई है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। उसके बाद में एक्स ये मतलब इस तरीके से ब्रैकेट में दे रखा है, तो ब्रैकेट में ही हम सोल्व करेंगे इसको। यानी यहाँ पे 5 बच गया, यानी x माइनस में y, ठीक है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, और इज इक्वल टू x प्लस में y और यहाँ पर क्या है 3 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा यानी 5x माइनस में 5y, 5x इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई, उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा y के साथ हुई, तो इज इक्वल टू फिर 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करी तो 3x और 3 की मल्टीप्लाई y के साथ की तो फिर प्लस के 3y, क्या प्लस के 3y। अभी देखिए ये क्या है, तो आप बोलोगे 3x है और ये क्या है 5x है। तो क्या होता है कि जो समान जो चर वाली जो संख्या होती है वो एक साइड में आ जाती है और जो दूसरी संख्या होती है वो दूसरी साइड में चली जाती है। तो ये 5x माइनस में 3x, 5x माइनस में 3x इज इक्वल टू में 3y, और ये जो प्लस की संख्या है इधर जाकर माइनस की हो जाएगी तो प्लस में 5y, यानी 2x इज इक्वल टू 5 और 3 8y, 2x इज इक्वल टू 8y आ जाता है। ठीक है, तो x बटे में y और x की वैल्यू 8 आ जाती है और y की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8 आ जाती है और y की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। अभी क्या दे रखा है, जब ये संख्या आ जाती है, ठीक है, या तो इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से देखिए, यहाँ से कि हमें 5x माइनस में 3x इज इक्वल टू 3y प्लस में 5y। तो आपको क्या काम करना है, यानी 2x और इज इक्वल टू 8y है, 2x इज इक्वल टू 8y है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है कि x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8y और बटे में फिर 2 आ जाएगा, तो 2 चौके 8 है, यानी x की वैल्यू आ जाती है वो 4y आ जाती है, x की वैल्यू क्या आ जाती है 4y। तो यहाँ पर रख दीजिए वो, ठीक है, इस समीकरण में रख दीजिए, रखते हैं तो x की वैल्यू क्या है 4y और मल्टीप्लाई में ये क्वेश्चन मार्क यानी कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत के निशान को उठाएंगे तो 100 लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 100 लगा दिया और इज इक्वल टू में y। उसके बाद में देखिए आगे क्या होगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं होगा, बस क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, तो अभी देखिए आप, यानी 4, ठीक है, 4y और मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू y है। आपको क्या काम करना है कि जो इधर आपको नजर आ रही है, जो भाग में नजर आ रही है वो इधर जाकर गुणा में हो जाएगी, और जो गुणा में नजर आ रही है वो इधर जाकर भाग में हो जाएगी, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू वाई, और ये भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा और ये किस में है
ये किस में है, ये है गुणा में, तो ये आ जाएगा भाग में। y से y और 4 25 चौके 100, यानी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो हमने लिखा था उसकी वैल्यू है जी 25, उसकी वैल्यू क्या है 25 है। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख रखा है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत क्या है y है। तो इस सवाल को आप ये भी कर सकते हो कि x का नीचे आता है x का कितना प्रतिशत है y है, तो y की क्या है वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 यानी 2/8 है और मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो भी आपका उत्तर वही आएगा जो कि यहाँ आया है, जो कि यहाँ है। यानी क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए। यानी एक तो ये कर सकते हो, इस जो स्टेटमेंट दे रखी है तो x का कितना प्रतिशत है y होगा, तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद में जब वैल्यू आए, या तो फिर आप x की वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर, या फिर आप क्या काम करोगे यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, परंतु मैं आपको सजेशन देता हूँ कि यहाँ से निकालोगे तो आपकी जो आंसर है वो जल्दी आने की संभावना होगी। और कंपटीशन एग्जाम में यही होता है कि जितना जल्दी क्वेश्चन का हल आ जाता है उतना ही जल्दी मतलब उतना ही हमें फायदा होता है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो का जो आ जाता है वो नीचे आता है। ठीक है, x का कितना प्रतिशत है y है, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 25% है, वो x का 25% y है, x का 25% क्या है y है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसके बाद में पहला सवाल हो जाता है, उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल हो गया, यदि a की आय 10%, a की आय 10%, b की आय 15% और c की आय 20% है, यदि इनकी आय है कुल योग है यानी 7800 रुपए है, तो b की आय ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या काम करना है कि a की आय इज इक्वल टू बी की आय इज इक्वल टू सी की आय, ये चीज दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है 10%, यहाँ पर 10% दे रखा है। उसके बाद में बी की बात करें तो यहाँ पर 15% दे रखा है। उसके बाद में बात करें सी की, तो सी में 20% आपको दे रखा है। और बोल रखा है क्वेश्चन में, बोल रखा है इज इक्वल टू, यानी तीनों के तीनों क्या है बराबर है। तो आपको क्या काम करना है, तीनों के तीनों क्या करना है बराबर करने हैं। उसके बाद में आप देखो ध्यान से, यानी इनको काट दीजिए परसेंटेज को, परसेंटेज का जो भी संख्या समीकरण के अंदर जो भी संख्या होती है जो समीकरण में सेम होती है, ठीक है, यानी जो बराबर के निशान से इधर यदि प्लस है और इधर प्लस है तो वो संख्या आपस में कट जाती है, इतना ध्यान होगा। यदि यहाँ पर माइनस की संख्या है, यहाँ पर माइनस की है, बीच में यदि बराबर का निशान है तो भी कट जाती है, परंतु कटती कहाँ नहीं है। या यदि यहाँ पे प्लस की है और यहाँ पे माइनस की है तो कटेगी नहीं, क्योंकि ये संख्या इधर आकर माइनस की हो जाएगी या ये संख्या इधर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इसलिए नहीं कटती है। यानी बराबर के दोनों साइड में यदि संख्या प्लस की हो, दोनों साइड में प्लस की हो, तो आप उनको काटने का कष्ट करेंगे, काटने का क्या करेंगे, कष्ट करेंगे। उसके बाद में हमने क्या देखा कि 10 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 20 दे रखा है। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, परंतु मैथ करवा रहा है हमसे। यानी 10 है वो बराबर 15 के है और बराबर 20 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इनको काट दीजिए, छोटी वैल्यू निकाल लीजिए, आसानी होगी क्वेश्चन निकालने में। तो इसको 5 पर काट दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी ये आ जाता है हमारा, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। जब इनको इस तरीके से निकाल ही दिया है हमने, तो ये जो सेम नहीं है, ठीक है, इनको सेम करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4 3 12 6 2 12, यानी 12 इसका इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। जब इनका एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया, तो देखिए कि 12/2 और 12/3 और 12/4 कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि इनका अनुपात बनाने के लिए हम इस तरीके से करेंगे। यानी a अनुपात b अनुपात c बनाने के लिए हमें क्या काम करना है कि इनको भाग दे देंगे जो एलसीएम आया है। जब इनको भाग देंगे तो 2 6 12 3 चौके 12 और 4 3 12, यानी a अनुपात b अनुपात c की बात करें तो अनुपात आ जाता है 6 और 4 और 3, 6 4 और 3 अनुपात आ जाता है।
जब ये अनुपात आ जाता है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, का कुल योग योग जो ए की जो आय है, बी की आय है और जो सी की आय है, उनका जो कुल योग है वो 700 और हाँ जो कुल योग है वो है 7800 रुपये। 7800 रुपये जब इनका कुल योग है तो हमें क्या काम करना है कि इनका भी कुल योग कर देंगे। तो जोड़िए इनको, यानी 6 और 4 10 और 3 13, यानी 13x इज इक्वल टू 7800 रुपये है। 13x इज इक्वल टू 7800 रुपये है। तो 13 6 78 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू 600 आ जाती है। और पूछ रखा है कि b क्या है, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4 है। तो 6 चौके 24, 6 चौके यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाता है जी 6 चौके 24 यानी 2400 रुपये आ जाएगी बी की आई। बी की आई कितनी आ जाएगी, 2400 रुपये। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, दूसरे सवाल का उत्तर आएगा 2400 रुपये। कितना आएगा, 2400 रुपये। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो तीसरे पर चलिए, तीसरे क्वेश्चन पर चलिए और तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहना चाहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में क्या कितनी वृद्धि हो जाएगी। यानी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो आपको क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आपको क्या काम करना है कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर दोनों को इज इक्वल टू करना है, क्यों करना है कि दोनों को वृद्धि करनी है। वृद्धि करते हैं तो ये पाई है, ये पाई है, दोनों में जब पाई होती है तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को काट देते हैं। यानी आर की स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो 50% वृद्धि कर दी। तो पहले कितनी थी, मान लीजिए पहले कोई भी जो त्रिज्या थी वो 100 थी और उसमें 50% वृद्धि कर दी, तो अभी क्या होगी, यानी 150 होगी। और बोल रखा है कि इसकी स्क्वायर कर दीजिए और आगे बोल रखा है कि इसकी स्क्वायर कर दीजिए। जब इसकी स्क्वायर करते हैं और जब इसकी स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि इसकी जब स्क्वायर करते हैं तो 10,000 आता है। कितना आता है, 10,000 आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम इसकी, तो 15 15 225 है। यानी इसका जो वर्गमूल आता है वो आता है 22,500। कितना आता है, 22,500। जब यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 22,500 है, तो कितने की वृद्धि हुई, 12,500 की वृद्धि हुई। 12,500 की वृद्धि हुई, 12,500 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, तो 10,000 पर हुई। कितने पर हुई, 10,000 पर गुणा में 100 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 2 0 से 2 0 और 2 0 काट देंगे तो यानी जो तीसरा जो सवाल है उसमें क्या आएगा, यानी 125% की वृद्धि हुई। तीसरे सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 125% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में चौथा सवाल दे रखा है, यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर है, x किसके बराबर है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या काम करना है, इसका हल देना है। और आप जीएस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही सवाल करते रहिए। अभी दे रखा है, अभी मैं बता देता हूं, इस सवाल में कुछ नहीं है। इस सवाल में सिर्फ बस इतना ही है कि आपको बहलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या दे रखा है, यदि संख्या x किसी अन्य संख्या वो अन्य संख्या नहीं है, ध्यान से पढ़िए। यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है तो वो संख्या वो है ना, अन्य संख्या नहीं है, वो y संख्या है। वो क्या है, y संख्या है। यानी x है वो y से 10% कम है, तो यदि y है वो 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगा। तो 125 को लिख लीजिए। 125 को आप क्या करोगे, लिख लोगे। और जब आप 125 को लिख लेते हो तो 125 को लिख लेने के बाद में बोल रखा है कि y है वो 10% अधिक है। 125 का 10% निकालोगे, यानी 10% निकालोगे तो 1/10 यानी 10/100 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यानी 1/10 आएगी। 1/10 आएगी तो वो बोल रहा है कि 125 से 10% अधिक है। 10% अधिक है यानी 10 का 10 है वो 10 का
10%, 10 का 10% है, 1 है, अधिक है, तो इसलिए हम 11 बटे क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 11 बटे 10 कर देते हैं। उसके बाद में बोल रखा है कि जो आगे जो वैल्यू आएगी, यानी ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो है y की वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, और वो 10% कम है, 10% कम है, 10% कम है। तो हम क्या काम करेंगे, यानी अभी हमने क्या काम किया था, यानी 10 का कितना परसेंट है, 1 है, तो 10 का 10% है वो 1 है। इसको यदि कम कर देते हैं तो 9 बटे 10 आ जाता है। जब 9 बटे 10 आ जाता है तो हम क्या काम करेंगे, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में और दो संख्या को छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 11 मल्टीप्लाई में 125 कर देंगे, 125 कर देंगे, और बाद में 2 के बाद में दशमलव लगा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 125 और मल्टीप्लाई में 99, 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22 और 2 फिर 9 एकम 9 2 11, ठीक है। और फिर यही संख्या 5 2 और 1 और 1, यानी 5 5 और 2 7 और 2 और 1 3, 1 और 1 2, यानी 12,375 ऊपर वाली संख्या का क्या है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद में 2 जीरो आपको क्या करने हैं, 2 जीरो आपको क्या काम करना है कि पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो आपका 123.75 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी ये संख्या है, जो ये सवाल दे रखा है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है वो देखिए ध्यान से, यानी क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो देखिए ध्यान से। यानी यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, y से कितनी है, 10% कम है, तो y से 10% कम है, और y बोल रखा है कि वो 125 से 10% अधिक है। तो आपको इस तरीके से करिए, या फिर 125 का 10% निकाल लीजिए, 10% निकालोगे तो 12.5 आएगा, 12.5 को आप 125 के अंदर ऐड कर दोगे, और उसका 10% करने के बाद में, निकालने के बाद में, और आप उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। यानी 123.75 आपको उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन में कितना प्रतिशत होती है। तो आप क्या काम करो, 1 घंटा दे रखा है, और एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और यहाँ पर 1 घंटा दे रखा है, उसके बाद में 45 मिनट दे रखा है। तो आप 45 मिनट के क्या करोगे, घंटा बना दोगे, और जो भी 1 घंटा 45 मिनट, यानी 1 घंटा और 45 मिनट बटे 24 और गुणा में 100 कर दोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। परंतु यहाँ पे जो 45 दे रखा है उसको क्या काम करेंगे, हमें उसको क्या काम करेंगे, इसको हम घंटे में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यानी 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, और मल्टीप्लाई में हम 45 करते हैं, 5 × 45 है, और 12 × 5 60 है, फिर 3 × 9 और 3 × 12, यानी 3/4 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। किसका उत्तर आ जाएगा, 45 का घंटा बना दिया 3/4। जब आप इसको प्लस कर दोगे 3/4, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 है वो आपका घंटा बन जाता है। और आप यदि इस 7/4 को और डिवाइड कर देते हो 24 के साथ है, और मल्टीप्लाई में यदि आप 100 कर देते हो, और काट पीटने के बाद में जो उत्तर आ जाता है वो आपका उत्तर होगा, वो आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो अगला सवाल देखिए परसेंटेज का। तो अगले सवाल में क्या दे रखा है, अगले सवाल में कुछ नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस नए कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, देखिए ध्यान से। यानी पहला सवाल दे रखा है, यानी किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में, 25% उम्मीदवार थे वो अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है, यदि 10% उम्मीदवार गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत उम्मीदवार है जो दोनों विषयों में पास हुए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सर्कल ही बनाना है। किस तरीके से, आपको सबसे पहले है ना, आप ये देखना है आपको कि दोनों के अंदर यानी यहाँ पर क्या लिख रखा है, दोनों के अंदर यदि 10% उम्मीदवार गणित और अंग्रेजी में दोनों में फेल हुए तो जो दोनों में कॉमन है ना उसको लिख लेना है। और किस तरीके से लिखना है, एक सर्कल लगाना है, और सर्कल में आपको क्या लिख लेना है, दोनों में कितने फेल हुए वो बीच में लिख लेना है, कितना बीच में लिख लेना है। तो यहाँ पर प्रतिशत का निशान
ठीक है। उसके बाद में देखिए आप कि किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में फेल हो जाते हैं। 35% उम्मीदवार है वो गणित में फेल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में बोल रखा है कि 25% जो उम्मीदवार है वो अंग्रेजी भाषा में फेल हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में फेल हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में फेल हो जाते हैं। तो क्या करना है आपको कि 35% उम्मीदवार है वो मैथ में और 25% उम्मीदवार है वो अंग्रेजी में फेल हुए। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से एक सर्कल लगाना है। सर्कल में दोनों में जो कॉमन है यानी 10% कॉमन है, 10% है वो उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो इस तरीके से आपने कर लिया। हाँ ठीक है। उसके बाद में इस 35% का और इस 25% का क्या करना है, आपको क्या काम करना है कि आपको दोबारा से देखिए क्वेश्चन है, हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी है दोनों विषयों में पास हुए। तो पास हुए तो इस जो 35 जो ये 35 नजर आ रहा है इसमें से 10 घटा दीजिए और 10 घटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कि 35 में जब 10 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं, 25% विद्यार्थी है वो मैथ में फेल हो गए। और उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है 25% अंग्रेजी में दे रखा है, 25% अंग्रेजी में दे रखा है। तो यहाँ पर 10 घटाकर लिख दीजिए। क्यों घटाया अभी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर आ जाता है 15, यहाँ पर आ जाता है 15। अभी क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि 10% उम्मीदवार है वो दोनों में फेल हो गए। तो इसमें भी वो 10% दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी वो 10% दिखाई दे रहे हैं। तो हम मूर्ख थोड़े ना है कि हम है इस 35% को यहाँ लिखेंगे या फिर 25% को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में ये क्या है, ये संख्या है कि सारे मतलब अंग्रेजी में कितने फेल हुए और उसके बाद में मैथ में कितने फेल हुए, ये उनका डाटा है। और दोनों में कितने फेल हुए उनका डाटा है। तो इन डाटा को जोड़ दीजिए, 25 और 10, 30 और 40 और 50 है, यानी 50% है वो व्यक्ति है यानी उम्मीदवार है वो फेल हो जाते हैं। तो पूछ रखा है कि पास कितने होंगे, तो पास होंगे 50% है, क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। और 100% में से जब 50% यदि फेल हो जाते हैं तो पीछे बचता है 50% और 50% उम्मीदवार है वो क्या होंगे, पास होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। डस्टर देना सर जल्दी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं। किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा में 40% की कम कर दी जाए, यानी 40% है वो कम कर दिया जाए तो आयताकार क्षेत्रफल में कितना कमी आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज चैप्टर में कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। तो इसमें बोल रखा है कि किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा में 40% कमी कर रहा है। तो कमी कर रहा है तो पहले कितनी थी, तो पहले क्या थी, 100% थी, 100% थी। तो पहले आपको क्या काम करना है, अभी देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको आयत का पता होना चाहिए। आयत की फुल फॉर्म की बात करूं तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो उसे आयत बोलते हैं, या जिनकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हो और ये दोनों भुजाएं क्या हो, इक्वल टू हो, तो वो आयत कहलाता है। और वर्ग की बात करें तो वर्ग के अंदर चारों भुजाएं होती है वो समान होती है। उसके बाद में बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में पूछ लिया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये क्या काम करेंगे, इस भुजा को और इस भुजा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है। और इस भुजा को और इस भुजा को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। पर बात इतनी है कि यहाँ पर ए जो भुजा है इसकी चारों भुजा बराबर है, इसकी वर्ग ये वर्ग है, ये वर्ग है और ये क्या है, आयत है। ये क्या है, आयत है। इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो इसलिए ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। ठीक है। उसके बाद में इनकी दो भुजाएं समान है, यानी ये समान है और ये समान है। तो हमें क्या काम करना है, इसको ए नाम दे दिया तो इसको बी दे दिया, इसको भी बी देंगे और इसको भी क्या देंगे, ए देंगे। ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए मल्टीप्लाई में बी होगा और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर। हमें क्या काम करना है कि हमें डेफिनेशन के हिसाब से जाना है। हमें क्या करना है, डेफिनेशन के हिसाब से जाना है। तो इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L गुणा बी, जिसको आप ए और बी के रूप में पढ़ रहे हो, यानी L गुणा बी, इसका हो गया क्षेत्रफल। अभी कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। तो पहले यानी हमने जो लंबाई थी उसको भी 100 मान लिया और जो चौड़ाई थी उसको भी क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो जब 100 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो क्या आएगा उत्तर। और आपको जब भी ऐसा सवाल दिया होगा ना, जब ऐसा सवाल दिया हो, आयत दिया हो, वृत्त दिया हो, वर्ग दिया हो, कुछ भी दिया हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, तो आपको क्या काम करना है, दो चीज लेनी है। एक तो पहला
इसमें आयत दिया हुआ है तो आयत के हिसाब से पहला आयत है, उसके बाद में वृद्धि करने के बाद में एक तो ये आयत हो गया, उसके बाद में ये आयत होगा। ठीक है, ये आयत 100% पहले था, इसमें कमी कर दी 40%, तो ये है, ये दोनों बराबर करने हैं। आपको क्या करने हैं, दोनों बराबर करने हैं। तो इसकी अलगुणा भी और इसका भी क्षेत्रफल अलगुणा भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आयत है। ठीक है, अभी पहले कितना था, 100 था, और अभी 40% कम कर दिया तो अभी क्या है, 40 है। अभी 40% कम कर दिया तो अभी क्या है, 40% कम कर दिया तो अभी क्या है, 60 है। तो 60 गुणा में 60, ठीक है, 60 गुणा में 60। और पहले क्या था, 10,000 था, पहले क्या था, 10,000 था, और अभी कितना है, 10,000 था। ठीक है, ये 10,000 था, और अभी 36, यानी अभी कितना है, 3600 है। अभी कितना है, 3600 है। कमी कितनी आई, कमी आप बोलोगे 6400 की कमी आ गई, 6400 की कमी आ गई। किस पर आई है, 10,000 पर आई है। तो 100 पर कितनी आएगी, 100 पर कितनी आएगी, तो आपको 100 मल्टीप्लाई 2 जीरो से 2 जीरो, और इधर से 2 जीरो, और ये 2 जीरो, यानी 64% है वो सेकंड का उत्तर आ जाएगा। 64% इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 50% उत्तर आ गया था, पहले का 50%, दूसरे का 64%। उसके बाद में नेक्स्ट वाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाल में क्या दे रखा है, देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट वाल में दे रखा है, एक मिनट रफ कर देता हूं इसको। ठीक है, और एक बात और बता देता हूं आपको, या गौर से फरमाइए, सुनिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। एक होता है वर्ग, एक होता है वर्ग, और एक होता है आयत। ठीक है, एक होता है वृत्त। ठीक है, और यहां पर कंफ्यूज होते हैं। एक होती है परिधि और एक होता है परिमाप, एक होता है परिमाप। ठीक है, परिमाप दोनों एक चीज है, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि ये वृत्त के लिए यूज होती है, तो ये आयत और वर्ग के लिए यूज होती है। ये आयत और वर्ग के लिए यूज होती है। परिधि या परिमाप का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति है वो यहां से चलेगा, यानी चारों ओर का जोड़, चारों ओर जोड़ का, यानी यहां से चलेगा तो वो यहां तक आने के बाद में कितनी दूरी तय की उन्होंने, उसको बोलते हैं परिधि या परिमाप। यहां से चलेगा, ठीक है, तो आयत ये वर्ग है और ये है आयत। इन दोनों के लिए परिमाप का यूज होता है और इनके लिए परिधि, और दोनों एक चीज होती है। ठीक है, तो ये चीज बतानी थी आपको। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल में है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए है। ठीक है, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, और तथा बाद में 20%, ये 20% है, 20% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य, यानी पहले एक वस्तु थी 75 रुपए, उसका क्या था, मूल्य था। ठीक है, उसमें बोल रखा है कि 20% की वृद्धि कर दो, तो इसमें 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20 5 100, यानी 1/5 इसकी फ्रैक्शन होती है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5 एकम 5 और 5 25, यानी 15 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर यहां तक सीमित नहीं है, आगे भी ये सवाल होगा। यानी जो इसका बोल रखा है ना 75 रुपए इसका मूल्य है, 75 रुपए क्या है, इसका मूल्य है, और बोल दिया कि पहले मूल्य में 20% की वृद्धि करो, तो आप 20% की वृद्धि करते हो तो 15 की हो जाती है, यानी 5 80 और 90, यानी वो अभी जो वस्तु 75 की थी उसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो अभी जो वस्तु थी उसका मूल्य कितना हो गया, उसका मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया, उसका मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। फिर तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य, यानी इसमें कमी, पहले वृद्धि की 75 की थी, पहले वृद्धि की, उसके बाद में जब 90 की हो जाती है तो इसमें 20% की क्या आती है, गिरावट आती है, कमी आती है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या कुछ? जब इसको में 20% की यानी 1/5 की यदि कमी कर देते हैं तो 18 5 90, यानी 18 की कमी हो जाती है। 15 की पहले जोड़ा था, तो इसमें 3 घटा दीजिए 75 में से, तो बेहतर आपका उत्तर आ जाएगा। बेहतर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 18 है वो 90 में से घटा दीजिए और बेहतर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यानी पहले मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 15 पहले ऐड हुए थे, अभी क्या करने हैं, 18 माइनस करने हैं, तो ऐड 15 हुए थे। ठीक है, अभी 18 माइनस करने हैं, तो हमने 3 ही माइनस कर दिए ना 75 में से। क्या बात होगी बाबू, समझ में आ रहा कुछ है? ठीक है, तो 3 सवाल हो गए। आगे सवाल है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, अगले सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, जबरदस्त है। ठीक है, वो बोलते हैं ना तारक मेहता में, जबरदस्त है बबीता जी। ठीक है, उस तरीके से। तो अगला सवाल में दे रखा है कि राजेश नाम का एक व्यक्ति है, प्राणी है। ठीक है, राजेश घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, 50% खर्च करता है, और
और सेंस में से 50% परिवहन पर, 25% पुस्तकों पर और 10% खेल कूद पर खर्च करता है, और सेंस उसके पास है 900 रुपये बच जाते हैं। तो राजेश की मासिक आय बतानी है आपको। तो आपको पता होगा कि आय कैसे निकलती है। आय की बात करूं मैं, आय की बात करूं तो आय कैसे निकलती है, चाहे वो मासिक हो चाहे वार्षिक हो। आय कैसे निकलती है, यानी आपने खर्च कितना किया, ठीक है, प्लस आपने बचत कितनी की, ठीक है, तो यही आय होती है। आपने आय होती है ना, या तो आप उसको खर्च करते हो या आप बचत करते हो, तीसरा कोई काम है आय का, कुछ नहीं है जी। या तो आप खर्च करते हो या फिर आप बचत करते हो। तो बोल दिया उसने कि आय है, उसमें से खर्च कर दिया इसने, कहाँ कहाँ कि 50% है, 50% है वो मासिक आय का खर्च करता है, वैसे ही खर्च कर देता है, उड़ा देता है, ठीक है। और शेष यानी 50% खर्च करने के बाद में जो बची वैल्यू 50% है, उस शेष का 50% परिवहन पर है और 25% पुस्तकों पर है और 10% खेल कूद पर खर्च करता है। तो बाद में बच जाते हैं, यानी खर्चा पहले 50% कर दिया, उसके बाद में पहले 50% कर दिया, उसके बाद में सेंस जो बचे उसका 50% कर दिया, उसके बाद में फिर 25% कर दिया, उसके बाद में फिर 10% कर दिया, ठीक है। ये खर्चा है इसका, ये क्या है, खर्चा है। जब इनको जोड़ेंगे और इस आय में से घटा देंगे तो ये बचत बच जाती है। क्या बच जाती है, बचत बच जाती है। और बचत बोल रखा है कि जो सेंस बच जाते हैं पैसे, वो है 900 रुपये। क्या है, 900 रुपये। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये पहले तो देखोगे कि 50% है, पहले तो आप 100% लिखोगे, ठीक है, उसमें से आप 50% निकालोगे, ठीक, उसके बाद में 50% निकालोगे, उसके बाद में फिर 25% निकालोगे, उसके बाद में फिर 10% निकालोगे। कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है कि मान लीजिए मैं आपको एक डस्टर, ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, आपको सवाल के हिसाब से चलना है, ठीक है। इसने क्या बोला कि राजेश घरेलू चीजों पर अपनी आय का 50% करता है खर्च, 50% करता है। तो मान लीजिए उसकी आय थी एक्स, हमें पता नहीं जी, एक्स थी उसकी आय, ठीक है, 50% खर्च कर दिया। 50% की फ्रैक्शन की बात करूं तो 1/2 होती है, यानी 50% की फ्रैक्शन की बात करूं तो परसेंटेज का निशान हटाया, नीचे 100 लिखा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 उसकी क्या होती है, वो भिन्न होती है, ठीक है, फ्रैक्शन होती है उसकी। तो x का 50% तो उसने पहले खर्च कर दिया, तो इसका x के 2 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है, x/2 कर लिया, ये तो पहले ही खर्च कर दिया, ये देखिए ये तो पहले ही खर्च कर दिया, अभी बचा x/2, ठीक है, x/2 बच गया। अभी जो x/2 बचा है, इसका x/2 बचा है, इसका 50% परिवहन पर, 25% पुस्तकों पर और 10% है वो खेल कूद पर खर्च करता है, ठीक है। तो इनको जोड़ दीजिए, 50 है, उसके बाद में 25 है, उसके बाद में फिर 25 के बाद में 10, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद में 50 और 25 75 और 10 85% है, यानी 85% है, यानी ये तो पहले ही खर्च कर दिया। दोबारा से ध्यान से पढ़िए इसको। राजेश ने अपने घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% तो पहली चीज खर्च कर दिया घरेलू चीजों पर है। उसके बाद में जो शेष बच गई, यानी 50 x/2 वैल्यू, ठीक है, उसमें उसने 50% परिवहन पर किया, 25% पुस्तकों पर किया और 10% खेलकूद पर किया, ठीक है, और 10% खेलकूद पर किया। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस चीज की खर्च की है, इस चीज की खर्च किया ना, इस चीज की खर्च किया, तो 85% इसमें से कर दिया, तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया जी 5 और 15% बच गया, यानी x का 15% बच जाता है, और x का जो 15% बच जाता है वो किसके बराबर है, 900 के बराबर है। वो किसके बराबर है, 900 के बराबर है। तो अभी क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x = 900, और जो भाग में है, वो जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। इसको स्विच ऑफ कर दो सर, ठीक है, और बाहर फेंक आओ, बाहर कर लो इसकी बात, ठीक है। 15 × 90, 15 × और 90, ठीक है, 15 × 90, और ये कितना आता है, 60 आ जाता है, यानी 6000 रुपये आ गया x की वैल्यू, 6000 क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हुआ है हमारा, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 85% था,
आपने दोबारा से देखिए, ये x% था, हमने मासिक आय कितनी मान ली, x% मान ली। मानने के बाद में 50% उसने खर्च कर दिया अपनी मासिक आय पर, 50% कर दिया। उसके बाद में शेष का 50%, यानी शेष का 50%, ठीक है, शेष का 50% ये रह गया वैल्यू। जब ये रह जाती है तो इसमें 50% प्लस 25% प्लस 10%, ठीक है, कितना बच जाता है, 85% हो जाता है। यानी इसका उसने 85% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यानी मैं यहाँ पर लिखूं तो ध्यान से गौर से फरमाइएगा, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, x/2 का 85% उसने खर्च कर दिया, 85% खर्च कर दिया। अभी कितना रहा, ठीक है, अभी रहा 15% है। यानी x का अभी 15% रहा है, x का कितना रहा है, 15% रहा है। न कि x/2 का, मैंने 2 लिख दिया था शायद, नहीं वो x/2 का 85% तो खर्च कर दिया, ठीक है, x/2 का 15% रहा है, तो x/2 का 15% रहा है, तो ये x और इज इक्वल टू 900, ठीक है। उसके बाद में 6000 आ गया, ठीक है, और ये भाग में था ना, इधर जाके गुणा में होगा तो 12000 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्या जाएगा, 12000 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का भावार्थ क्या है, कहने का भावार्थ है ये है कि समझ में आना चाहिए। दोबारा से फिर देखिए, 50% पहले खर्च कर दिया, x/2 रह गया, इसका 85% खर्च और कर दिया, ठीक है, यानी 50, 25 और 10 कर दिया। उसके बाद में 15% रहेगी वैल्यू, यानी x/2 की 15% वैल्यू रह जाती है, 15% वैल्यू रह जाती है, और वो 900 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 900, और जो भाग में है, जो यहाँ पे जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, जो भाग में दे रखी संख्या वो क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। 15 छिके 90, और यहाँ पर 60 बच गया, और ये 6000 हो गया, और 6000 की जब गुणा करते हो 2 के साथ तो 12000 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12000 आपका उत्तर आ जाएगा। 2, 3, 4, 5 बार, जितनी बार हो सके ना उतनी बार समझाऊंगा, पर समझ में जरूर आना चाहिए। इस सवाल में क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान किस चीज का रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस शेष का ध्यान रखना है। ये साला जहां पर भी आता है ना, गौर नहीं फरमाते हम इस चीज पर, और साला डूब ले के मरता है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है, जगदीश अपनी मासिक आय का, जगदीश है एक प्राणी व्यक्ति, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। जगदीश अपनी मासिक आय का 20% खाद्य सामग्री पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, खर्च करता है। अपनी पत्नी और स्वयं पर मिलाकर उसने शेष का, आ गया ना, शेष का 40% खर्च किया, और 30% है ना वो अपने बच्चों के मनोरंजन पर खर्च करता है। तो बाद में उसके पास 8,775 रुपए की राशि बच जाती है। तो जगदीश की मासिक आय क्या थी, ये पूछ रखा है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसकी आय को 2 स्थान पर खर्च करता है, वो 2 स्थान पर उसका यूज होता है, एक खर्च पर, एक बचत पर, ठीक है। बचत दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8,775 रुपए बचत दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला कि ये जो शेष आया हुआ है ना, ये लफड़ा आपको मतलब आपको सवाल ना हो इसलिए ये शेष दिया हुआ है, ये शेष है ना इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, कोई भी चीज हम मानते हैं 100% मानते हैं, कोई भी चीज क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। अभी देखिए 100% की मैं 2 चीजों में बांट देता हूँ, ठीक है। 10 ये 20% है और ये 15% है, यानी जगदीश अपनी मासिक आय का 20% है वो खाद्य सामग्री और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और अपनी पत्नी और समय पर शेष का, जो शेष नाम आ गया, यानी पहले कितना खर्च किया था पहले वो लिखेंगे, यानी 20% यहाँ पर कर दिया और 15% यहाँ पर कर दिया, तो 20 और 10 30 और 35% खर्च कर दिया। 35% है यहाँ पर, इतने सवाल में 35% खर्च कर दिया। महंगाई बढ़ चुकी है जी, थोड़ा सा जगदीश है आप थोड़ा सा ना अपनी पत्नियों पर और बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, मनोरंजन पर, ठीक है, पर समय पर थोड़ा सा ध्यान फरमाइए, ठीक है।
नहीं कीजिए खर्च आप जो भी जितना भी है, ठीक है, कमाते हो तो कीजिए आप खर्च, ठीक है। तो 20% ये हो गया और 15% इस सवाल में 35% शुरू वाली लाइन में क्या हुआ कि शुरू वाली जो लाइन थी उसमें 35% खर्च कर दिया जगदीश ने। किस किस पर अपनी मासिक आय का खाद्य सामग्री पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर कर दिया खर्च। अभी 35% कर दिया खर्च तो कितना बचा, तो 65% बचा। हाँ 75, हाँ 65% बचा। अभी 65% बच गया, ये बचा हुआ है, ये 65% बच जाता है। तो फिर बोलता है कि 40% सेंस का, यानी 65 का 40% और 30% बच्चों के मनोरंजन और पत्नी और समय पर खर्च करता है। यानी इसका कितना 40 और 30%, 40 और 30% खर्च करता है। 40 और 30% खर्च करता है, वो क्यों चाहिए हमें? चाहिए वो खर्च करता है, वो नहीं चाहिए हमें चाहिए कि इस सेंस पर जितना वो जितना वो खर्च कर दिया उससे कोई मतलब नहीं है। यदि निकालना चाहते हो तो इसका या तो इस तरीके से करो, या 65 का 70% निकालो, 70% निकालो, या तो इस तरीके से निकालो, बच जाती है वैल्यू। 65 का 70% निकालने के बाद में जो 70% आया 65 का, उसमें से 65 में से माइनस कर दीजिए, यानी कोई भी एक्स वैल्यू आई, इस चीज की एक्स वैल्यू आई, ठीक है, इस चीज की एक्स वैल्यू आई, वो 65 में से माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बचती है वो ये बचती है। या तो इस तरीके से, या फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप इस 65 का काम करो कि 30% निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमें तो बची हुई वैल्यू चाहिए, तो 30% निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 और यहाँ से काट लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 15 और 1 है और 6 18 एक 19, यानी 19.5 आ गया। इसका उत्तर क्या आ गया? 19.5 आ गया। अभी ये बची हुई वैल्यू है, ये क्या है? बची हुई वैल्यू है, बची हुई वैल्यू ये है। परंतु इस सवाल में क्या दे रखा है कि 8775 बची हुई वैल्यू है, बची हुई वैल्यू ये है। परंतु इस सवाल में क्या दे रखा है कि ये वैल्यू है, और ये क्या है? परसेंटेज है, न कि ये वैल्यू है। जब ये परसेंटेज है, देखिए गौर फरमाइएगा दोबारा से, ठीक है, यानी 19.5 आया, 19.5 आया, 19.5 आया, वो बची हुई वैल्यू थी। ये क्या थी? परसेंटेज थी। जब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 लिख दिया। इस बिंदु को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 और लगा देंगे। जब इस चीज की वैल्यू कितनी है? 8775 है, 8775 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या काम करोगे कि जो भाग वाली संख्या है वो गुणा में चली जाती है, भाग वाली संख्या है वो गुणा में चली जाती है, और जो गुणा वाली संख्या है वो भाग में आ जाती है। गुणा वाली संख्या क्या आ जाती है? भाग में आ जाती है। अभी इसको काट दीजिए, 5 15, 5 45 और 5 दूनी 10 और 2 0, 5 दूनी 10 और 2 0, फिर काट दीजिए, फिर 3 एकम फिर और काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर काट दीजिए, यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 और 3 27 है, और फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद में काट दीजिए 13 एकम 13 और 13 एकम 13, उसके बाद में 7 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूनी 26 है, फिर 3 पर चला जाता है ये, और 3 पर नहीं, फिर 3 पर जाता है, 13 एकम 13 26, 13 3 13, फिर 3 पर चला जाता है। उसके बाद में फिर कितना बच जाता है? यहाँ पर 3 पर नहीं जाएंगे ये, एक बार 1 मिनट, यानी इस 65 की जो 65 वैल्यू है बची हुई है, ठीक है, 65 जो वैल्यू बची हुई है, इसका क्या करना है? आपको 30% निकालना है। इस 65 का 65% का 30% निकालना है। आपको क्या करना है? 65 का 30% निकालना है। हमें 70% नहीं चाहिए, 30% चाहिए, क्योंकि 70% खर्च कर देता है, 70% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो इसको निकाल लीजिए, 0 से 0 और यानी ये 19.5% आ जाता है। 19.5, 5 15 और 6 18 और 1 19, ठीक है, 19.5% है। इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100, यानी इसको हटाएंगे तो नीचे, और ये वैल्यू है 8775, 8700 क्या है? 75 है, ठीक है। अभी एक की वैल्यू, पहले थोड़ा सा वो हो गया था क्या कि वो समझते हैं आप, वो हो गया था। अभी काट दीजिए इसको, ठीक है, अभी 5 पर काट दीजिए, 5 15, 5 15 और 4 बच गया, 5 45, फिर काट दीजिए इस पर, 5 एकम 5 है, 5 एकम 5 है और 3
5 7 35 है, और 2 फिर 5 5 25 है, और फिर 2 फिर 5 5 25 है। फिर 3 पर काट दीजिए, 3 एकम 3 है, और उसके बाद में 3 3 9, और फिर 3 चौके 12, 3 पंजू 15, 3 पंजू 15, फिर 3 पंजू 15, और 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24 है, और 3 पंजू 15, और फिर काट दीजिए। 13 चौके 52 है, और 13 पंजे 65 है, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 45,000। क्या आ जाएगा? 45,000। पहले वो रोड की दौड़ हो गया था, वो समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 45,000। यानी कहने का अर्थ है कि जो जगदीश था उसकी क्या थी? 100% वैल्यू थी। क्या थी? 100% थी, ठीक है। जब इसकी 100% वैल्यू थी, उसमें से उसने 35% खर्च कर दिया। पहले इस इन 2 लाइनों में उसने 35% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद में क्या हुआ कि 65% रह गई, और 65% रहने के बाद में उसने 40 और 30 70% खर्च कर दिया। इस 65% का 70% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 30% बचा। तो हमने क्या काम किया कि 65 का 30% निकाला, और जब 30% निकालते हैं तो वो वैल्यू आती है 19.5% आती है। 19.5% नहीं है वो वैल्यू, वो है 8,775 है, यानी 8,775, यानी 19.5% है वो 8,775 को यदि डिनोट कर रही है, तो 100% वैल्यू है वो कितने को डिनोट करेगी? तो वो करेगी जी 45,000 को डिनोट करेगी, 45,000 को डिनोट करेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कल फिर दोबारा से परसेंटेज से रूबरू होंगे, क्योंकि परसेंटेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार से आपकी जान आपकी मम्मी होती है, या फिर पापा होते हैं, किसी की जान दोनों होते हैं, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बोलता है कि हमारी वो जान है, परंतु मैं ये बोलता हूँ कि अर्थमेटिक में परसेंटेज जान है मैथ की, और लाइफ के अंदर ऑक्सीजन जान है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।